भारत को गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसे आईटी स्मार्ट सिटीज चाहिए, लेकिन हकीकत ये है ये सपना आज भी पूरा होता दिख नहीं रहा। तो क्या हुआ उन 8 स्मार्ट सिटीज का जिन पर देश ने भरोसा किया था? क्या ये भी सिर्फ चुनावी जुमला था या सीधी नाकामयाबी? आज देखते हैं इंडिया के स्मार्ट होने का असली सच। दोस्तों, साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र के SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने अपनी वेबसाइट पर बढ़ती अर्बन पॉपुलेशन के इश्यू पर कुछ डेटा शेयर किया था। डेटा के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि साल 2050 तक दुनिया की 70% पॉपुलेशन शहरों में रहेगी। देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में करीब 50% लोग शहरों में रहते हैं, जिसमें करीब 3 दशक बाद 20% की ग्रोथ होगी। अब ये बात इसलिए डराने वाली है, ये 20% लोग शहरों में तो रहेंगे, लेकिन उन शहरों में अब जगह कहाँ है? दोस्तों, अगर हालिया स्थिति पर नजर डालें तो दुनिया भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग स्लम या फिर स्लम जैसे एरियाज में रहते हैं और इन्हें पहले से ही शहरों पर बोझ समझा जाता है। साल 2050 तक इनकी संख्या भी बढ़कर 2 बिलियन होने की बात की जा रही है। ऐसे में पहले से ही ओवर पोल्यूटेड सिटीज में ये लोग जाएंगे कहाँ? दोस्तों, सवाल भले ही पूरी दुनिया के टर्म में पूछा जा रहा है, लेकिन असल में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत में देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में ही रहती है। भारत में आज शहरों की ओर पलायन काफी तेजी से हो रहा है। ऐसे में UN का डेटा ज्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया की कंडीशन सबसे खराब है। दोस्तों, अकेले आज इंडिया में लगभग 65 मिलियन पॉपुलेशन रहती है और साल 2050 तक भारत में 416 मिलियन की शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, जो अगर आज की मेगा सिटीज में रहने आते हैं, ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन का भार आज की इंडियन सिटीज पर पड़ता है तो वो 2050 तक शायद इस लायक रहे कि वहाँ पर रहना पॉसिबल हो। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा? ये भारत के लिए क्या इतना आसान है? ऐसा करने में कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आ सकती है और सरकार का इसमें क्या रोल होना चाहिए? आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस के GS पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। दोस्तों, भारत लगभग 2 दशकों से विश्व की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है और 2047 तक वर्ल्ड की टॉप 3 मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी में शामिल होने की उम्मीद भी रखता है। देखा जाए तो भारत के इस आर्थिक विकास में इसके शहरों की प्रमुख भूमिका रही है। भारत के शहर देश के इकोनॉमिक पावर हाउस माने जाते हैं और बेहतर जीवन की चाह रखने वाली एक बड़ी ग्रामीण आबादी के लिए चुंबक का काम करते हैं। और दोस्तों, ये चुंबकीय प्रभाव बीते कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से शहरों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में भारत के सामने भी ये समस्या है कि उनके 5 बड़े शहर तो पहले से ही ओवर पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अगर इन शहरों पर बोझ बढ़ता है तो न सिर्फ ये शहर बर्बाद होंगे, बल्कि इससे इंडिया की इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे बड़े शहरों में आज ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। दोस्तों, लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा हुई है वो है पानी की समस्या, जिसके चलते शहरों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली, जो कि दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे शहर में पानी आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है। दिल्ली में आज भी 18% घरों में यानी लगभग 6,25,000 हाउस होल्ड्स में पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं पहुंच पाया है। चेन्नई में जहां 1993 में वाटर बॉडीज की संख्या 60 थी, वो 2017 तक घटकर 28 रह गई है और इन वाटर बॉडीज का एरिया 12.6 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर सिर्फ 3.2 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। यानी ऐसे शहरों में बढ़ती जनसंख्या के चलते पानी की कमी इसलिए भी हो रही है क्योंकि वाटर सोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, जिससे पानी के साथ ही साथ एनवायरनमेंट में गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे शहरों में खराब एनवायरनमेंट बहुत कॉमन हो गया है। दोस्तों, आज 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में 14 तो इंडियन सिटीज ही हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी शहर शामिल हैं, जिसकी वजह से साफ होता है कि इंडिया के जो छोटे शहर भी एग्जिस्ट करते हैं उनकी हालत भी काफी खराब है। ऐसे में नए शहर एकमात्र ऑप्शन है। दोस्तों, एनवायरनमेंट के साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं शहरों की समस्या है। लोग अपना भविष्य बदल लेने शहर तो आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बेहतर जॉब प्रोवाइड कराने का प्रेशर भी इन्हीं शहरों पर होता है। ऐसे में जब ये लोग कुछ कर नहीं पाते तो शहरों में अनऑर्गेनाइज्ड तरीकों से रेडी लगाते हैं, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाती है और ऐसे लोग उन शहरों में खराब रोजगार की वजह से भी ठीक से रह नहीं पाते, जिसके चलते पॉपुलेशन ग्रोथ शहर के बुनियादी ढांचे के विकास से मेल नहीं खाती। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग के लिए सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर व्यवस्था नहीं दे पाता और इसी से शहरों में स्लम्स और अनऑथराइज्ड इनहेबिटेशन की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसे सॉल्व करने में गवर्नमेंट के पसीने छूट जाते हैं और फिर इसी समस्या पर पॉलिटिक्स होने लगती है, जिसके चलते भी शहर पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, भारत में आज 13.7 मिलियन स्लम हाउसेज हैं, जिनमें कुल 65.49 मिलियन लोग रहते हैं। साल 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा की माने तो दिल्ली में लगभग 750 बड़ी और छोटी स्लम्स बस्तियां थीं, जिनमें 3,50,000 फैमिलीज रहती थीं। दोस्तों, इन्हीं स्लम में दिल्ली की कुल आबादी का 28% से अधिक हिस्सा रहता था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली की हालत कितनी खराब होने वाली है और अगर इसके बावजूद नए शहर नहीं बने तो दिल्ली में रहना ही नामुमकिन हो जाएगा।
स्लम्स के अलावा हर शहर में अनरूली ट्रैफिक एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को लगभग समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली हो या फिर बेंगलुरु, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन गया है। शहर में रहने वाले रिच लोग अपनी पावर और प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए बस या मेट्रो के बजाय पर्सनल व्हीकल को चुनते हैं, जिसके चलते बहुत से अंडरपास, फ्लाईओवर्स और बेहतर रोड्स के बावजूद दिल्ली में पीक टाइम के दौरान जैम लगना बहुत ही आम बात है। देखा जाए तो इससे बचने के लिए लोग ट्रैफिक नियम को ब्रेक करते हैं और इसकी वजह से बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। बता दें कि जापानी कंपनी एनईसी के सहयोग से किए गए 20 शहरों के एक सर्वेक्षण के मुताबिक साल 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही हेल्थ फैसिलिटीज की कमी भी एक बड़ी समस्या है। ऐसी और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो न सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि शहर भी बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए आज के भारत को नए शहर की जरूरत है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए ऐसा करना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए आइए समझते हैं कि नए शहर के विकास में देश को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो 2047 तक इंडियन जीडीपी 33 ट्रिलियन टू 40 ट्रिलियन तक ग्रो कर सकती है, जिसमें 15% कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट का होगा। और ऐसा करने के लिए 230 मिलियन से अधिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करने पड़ेंगे। देखा जाए तो किसी प्लांट सिटी को डेवलप करने में सीड फंडिंग से भी कम है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो गवर्नमेंट या किसी भी तरह की फंडिंग का अनसफिशिएंट होना ही है। इसलिए नए शहरों के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की राह देखना बहुत जरूरी है, जो इंडिया में इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरी समस्या की बात करें तो जैसे देश में नए शहर बनाने की कवायद शुरू होगी, सबसे बड़ा सवाल उसकी लोकेशन को तय करना होगा, यानी वो शहर कहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके लिए है कि उन्हें पहले से किसी बड़े शहर के आसपास बसाया जाए। दोस्तों, किसी भी ऐसी जगह पर नया शहर बसाना जितना जरूरी है उतना मुश्किल भी है, क्योंकि आमतौर से बड़े शहरों के आउटस्कर्ट्स में एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं। ऐसे में उन लैंड्स को एक्वायर करना गवर्नमेंट के लिए बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन में पोलिंग मेथड का इस्तेमाल करे और जिन किसानों से उनकी जमीनें ली जाए उन्हें सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्टेक दिया जाए, यानी जब शहर डेवलप हो जाए तो उनकी जमीन का कुछ हिस्सा उन्हें रिटर्न कर दिया जाए, जिससे लोकल पॉपुलेशन को बगैर किसी तरह के उजाड़ के बिना ही नए तरह का डेवलप शहर मिल जाए, जहां उनके साथ बाकी लोग भी रह सके। इसके अलावा सिटी डेवलपमेंट में रियल एस्टेट प्राइस भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर किसी सिटी को डेवलप करने में प्राइवेट इन्वेस्टर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं तो वो सस्टेनेबल की जगह कैपिटल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, जिससे वो चाहेंगे कि रियल एस्टेट प्राइस हाई हो और बहुत कम लोगों को ही महंगे दामों पर रियल एस्टेट एसेट्स को बेचकर वो अपना रिटर्न पा जाए। लेकिन इससे होगा ये कि ऐसे शहरों में अमीर लोग तो बस जाएंगे, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महाराष्ट्र का लवासा शहर ही है। लवासा में सबसे कम रेट के अपार्टमेंट अब 15 से 30 लाख रुपीस के बीच में बिकते हैं, जो कि मोस्ट मिडिल क्लास इंडियन की पहुंच से बहुत दूर है। और तो और गवर्नमेंट के कम इंटरफेरेंस की वजह से इस सिटी ने एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए बिना ही डेवलपमेंट शुरू कर दिया, जिसके बाद में गवर्नमेंट को रोक लगानी पड़ी। दोस्तों, रियल एस्टेट में भारत के सामने एक समस्या कम फ्लोर के मकान और बिल्डिंग्स भी हैं, जिनकी वजह से हमें एक शहर के लिए किसी दूसरे शहर की तुलना में अधिक लैंड की जरूरत पड़ती है। बता दें कि बड़े भारतीय शहरों में फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि FSI 1 से 2 की रेंज में है। अगर FSI 3 है तो इसका मतलब ये है कि आप प्लॉट पर प्लॉट के आकार से 3 गुना बड़ा फ्लोर स्पेस बना सकते हैं। दुनिया की अधिकतर लार्ज सिटीज में FSI 5 से 15 की सीमा में है। वहीं सिंगापुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ये 25 है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत को अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को अर्बनाइज्ड करने के लिए दिल्ली जैसे 15 शहर डेवलप करने पड़ेंगे। और दोस्तों, ये कितना चैलेंजिंग होगा आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से भी नए शहरों को डेवलप करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी शहर को डेवलप करने में एक प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत होती है, जो इंडिया में अभी भी मिसिंग है। देखा जाए तो किसी भी नए शहर को डेवलप करने में एक प्रॉपर मास्टर प्लान तैयार करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आज भारत की मोस्ट ऑफ द सिटीज के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। ऐसे में अगर हम किसी प्रेजेंट इंडियन सिटी को स्मार्ट सिटी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मास्टर प्लानिंग की कमी इसमें बाधा बन जाती है। यही कारण है कि गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी समय के साथ साथ ठंडा पड़ गया है। साथ ही एक बहुत ऑब्वियस चैलेंज की बात करें तो न्यू सिटी के डेवलपमेंट में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी भी शहर को डेवलप करने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ऐसे में न्यू सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फंडिंग बहुत से लेवल से होकर गुजरेगी, जिस वजह से पॉसिबल है कि करप्शन हो और फिर बाद में वही दिक्कतों के रूप में शहर में रहने वाले लोगों को दिखाई देगा। दोस्तों, नए शहर को बनाने के बाद वहां एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिमल ट्रैफिक, लोगों के लिए इजी मोबिलिटी, इंक्लूसिव हाउसिंग स्कीम और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को ठीक से लागू करना भी एक चुनौती है। इसके अलावा अलग अलग कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल उपयोग के साथ ही साथ मिक्स्ड लैंड की प्लानिंग बनानी होगी और दूसरे कस्बों और शहर के साथ कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा बेसिक रिसोर्सेज
जैसे कि वाटर सप्लाई को इंश्योर करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वाटर बॉडीज को आज की डेट में हमारे यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में पूरे देश में वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे में नए शहरों में नए सिरे से वाटर मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज होगा। इन सब के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती इंडस्ट्री सेटअप करना और एक बड़ी पॉपुलेशन को इन प्लांट सिटीज में जल्द से जल्द इनहेबिटेट करवाना भी होगा, क्योंकि यदि आपको शहर को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाना है तो वहाँ जॉब्स क्रिएट करनी होगी। आमतौर पर लोग ऐसी जगह ही जाते हैं जहाँ पर जॉब्स होती है, हालांकि जॉब्स उन्हीं जगहों पर क्रिएट होती है जहाँ स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल होती है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स को प्लान न्यू सिटीज में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में इन्वेस्ट करना होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने का काम भी उतना इंपॉर्टेंट होगा। जब तक उनके पास हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके बच्चों के लिए स्कूल्स एंड एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं होगी, तब तक लोग वहां नहीं जाएंगे। और अगर लोग ही नए शहरों में नहीं बसते हैं तो वो इंडिया के लिए एडवांटेज से अधिक डिजास्टर बन जाएगा। ऐसे में ये जानते हैं कि शहर निर्माण के लिए सरकार क्या कर सकती है। दोस्तों, किसी भी नई सिटी को बनाने में गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट स्टेप्स उठाकर हेल्प कर सकती है। न्यू सिटी के निर्माण में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और सपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यू डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट के लिए हाई लेवल सपोर्ट पर डिपेंड करता है। न्यू सिटी की सक्सेस के लिए एसेंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट जरूरी है। हालांकि हाई लेवल गवर्नमेंट लीडरशिप या सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी का कांस्टेंट रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि डेवलपमेंट के दौरान पावर बदलने से पॉलिसीज भी बदल जाती हैं, जो विकास की गति को जोखिम में डाल सकती हैं। जैसा कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सेजोंग मामले में हुआ था। दरअसल सेजोंग में न्यू कैपिटल बनाने और देश के दूसरे एरियाज के रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई थी। हालांकि मेन ऑपोजिशन द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में अदालत ने फैसला सुनाया कि साथ ही गवर्नमेंट का काम बहुत डिटेल्ड प्लानिंग बनाना है, डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल अर्बन गवर्नेंस की एक रूपरेखा तैयार करना है, जिसमें लोकल बॉडीज फाइनेंशियल बेस का इस्तेमाल कर सकें। एक बार जब शहर का प्रोजेक्ट पूरे तरीके से डिटेल्ड और प्रैक्टिकल दिखने लगेगा तो मनी का फ्लो शुरू हो जाता है, जिससे गवर्नमेंट को ही प्रॉफिट होगा। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका अनिवार्य रूप से कैटलिस्ट और इनेबलर की है, न कि एक फाइनेंशियर की। फाइनेंस के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। एक बार गवर्नेंस, टैक्सेशन और डेट की रूपरेखा तैयार हो जाने पर राज्य स्वयं भी ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, लेकिन तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। हालांकि पहली बार नहीं है जब सरकार कोई नए शहर को बनाने की तैयारी करेगी। इससे पहले भी चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, गुड़गांव, नोएडा और नया रायपुर जैसे शहर बनाए गए हैं। भारत में गुजरात गॉड सिटी एक्सपेंशन से लेकर यूपी में अयोध्या, असम में जगीरोड, महाराष्ट्र में विरुल, सिक्किम में पाकयोंग और तमिलनाडु में थिरुमाझी साई तक कई मास्टर प्लान पूरे होने के अलग अलग चरणों में हैं। दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि भारत को नए शहरों की आवश्यकता क्यों है और एक नए शहर को डेवलप करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शहरों पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव नए शहरों की आवश्यकता को बढ़ा देता है, जिसको देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए शहरों को बसाने का सोचा है। प्रधानमंत्री मोदी जिन 8 स्मार्ट शहरों की योजना बना रहे हैं, उनमें से पहले 3 को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बनाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार का लक्ष्य ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेंटर बनाना है। जाहिर है कि जैसे जैसे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, कई नए शहरों की आवश्यकता पैदा होगी। इसलिए जरूरी है कि नए शहरों का निर्माण होता रहे। दोस्तों, आपके इस मुद्दे पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।